हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। अपने बचे हुए दिनों में पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो और जिनका एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। 17 तारीख फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आ जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, रात की रतौंधी जिसे कहा जाता है, वो होती है तुम्हारी विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। और दूसरी जो होती है डेफिशिएंसी विटामिन ए की कमी से, वो होती है तुम्हारी ज़ीरोफेथेलमिया। क्या होती है? ज़ीरोफेथेलमिया। ये भी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। अब कुछ विटामिन हैं और उनकी डेफिशिएंसीज देख लो। अगर उसने ए पूछा है तो दूसरी भी पूछ सकता है। विटामिन ए मतलब रेटिनॉल। नाइट ब्लाइंडनेस ये होती है ए की कमी से। विटामिन B1 थायमाइन, बेरी बेरी डिजीज़ होती है। फिर आती है रिटार्डेड ग्रोथ या बैड स्किन, किसकी वजह से होती है? विटामिन B2 की वजह से होती है। एनीमिया जिसकी वजह से होता है वो होता है विटामिन B12। स्कारवी विटामिन C की वजह से होता है। रिकेट्स जो होती हैं बीमारी, ये होती है विटामिन D की कमी से। और ब्लीडिंग होती है, कहीं पर खून वगैरह निकल, कहीं कट गया, कहीं चोट लग गई और एक्सेस अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में खून अगर बह रहा है तो तुम्हारे शरीर में विटामिन K की कमी है। अब कुछ मिनरल्स भी देख लो, जैसे हड्डियों में चरचराहट, झंझनाहट, गुनगुनाहट वाला डील तो देखी होगी। और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो कैल्शियम की कमी से होती है ये। दांत खराब है, हड्डियों में दर्द है, क्या है? फॉस्फोरस। एनीमिया, आयरन। एनीमिया इधर विटामिन में कौन सा था? B12। और अब विटामिन इधर मिनरल्स में कौन सा है? आयरन। गले में हो जाती है ये। आयोडीन खाते हैं, आयोडीन का पहले एक ऐड भी आता था नमक का, जिसमें गले में एक गांठ सी हो जाती है बड़ी, जिसे गोइट्रे कहते हैं इंग्लिश में। इसमें थायराइड ग्लैंड भी बढ़ जाता है, किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। लो एपेटाइट मतलब भूख कम लगना और ग्रोथ कम होना, किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से। इसलिए कॉपर के बर्तन में पानी पीना चाहिए, इससे डाइजेशन अच्छा रहता है तुम्हारा और जो रिटार्डेड ग्रोथ होती है वो भी नॉर्मल हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ स्पेशल पावर। तो किसके बारे में है? 246 आर्टिकल, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। किसके बारे में है? 246 है कि जो भी लॉ बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में और उसके बारे में है, एंड लेजिस्लेचर स्टेट के बारे में। जब आप कंप्यूटर पर स्लाइड शो चला रहे हो और जैसे ही आप स्लाइड शो जैसे ये चल रहा है, ये तुम्हारा पावर पॉइंट पर ही चल रही है क्लास, तो इस पर स्लाइड शो चल रहा है। अगर मैं ये चाहूँ कि किसी को ना दिखाऊं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? अपनी स्क्रीन को ब्लैंक करना पड़ेगा, या फिर हमें जो है बी वो प्रेस करना पड़ेगा और डॉट को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे स्क्रीन जो है तुम्हारी ब्लैक हो जाएगी। और एक या तो वाइट स्क्रीन कर सकते हैं हम, जिससे हमारी स्क्रीन जो है किसी को दिखाई नहीं देगी। अश्लील दिमाग वाले काम मत करो, कुछ अच्छा ही काम हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है कि स्क्रीन छुपानी पड़ रही है। एक क्वेश्चन आया था, हील जो कि नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है उससे रिलेटेड। तो बहुत सारी हील्स हैं, तो पता नहीं नॉर्थ ईस्ट की हील कौन सी पूछी थी उसने, तो मैंने अपने ज्ञानचों को नहीं बढ़ाते हुए ज्ञान की चक्षुओं को मैंने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया कि क्या क्वेश्चन था, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। अगला क्वेश्चन आता है, चार्टर्ड एक्ट 1793 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था चार्टर एक्ट से। तो इसको जो है कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो इसको अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और भारत में ब्रिटिश शासन को जो है ब्रिटिश के क्षेत्रों का जो है दायरा को बढ़ा दिया गया था, एरिया जो है ब्रिटिशों का वो बढ़ा दिया गया था चार्टर्ड एक्ट 1793 से। ठीक, अब देखो क्या था चार्टर एक्ट 1793। ये जो है गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार था। इस अधिनियम में कॉर्नवालिस को उसकी परिषद और जो शक्तियां प्रदान की, उन्हीं शक्तियों का विस्तार भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नरों के लिए था। वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, गवर्नर जनरल जैसे गवर्नर हो गए, कमांडर इन चीफ हो गए, इन सब की जो है अपॉइंटमेंट के लिए था। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। ऐसा करना इस्तीफा देने के रूप में माना जाता था। अगर वो भारत छोड़ के जा रहे हैं तो उनको ये माना जाएगा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अधिकारियों का भुगतान कैसे होता था? इससे निर्धारित किया गया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान देना शुरू कर दिया गया था। ये कब से कर दिया गया था? कब से कब तक रहा था ये? देखो 1793 से लेके 1919 तक हमारे पैसों पे पले थे ये ब्रिटिशर्स, और हमें कहते हैं गरीब और कंगाल। साले खुद कंगाल थे, कंगले। कंपनी को 5 लाख रुपए पाउंड का भुगतान ब्रिटिश सरकार को इसके
आवश्यक खर्चों का भुगतान करने के बाद करने के लिए कहा गया था। इतने सालों तक लूटा और वहाँ पे क्राउन बन के रानी बन के घूमती हैं। छुट्टी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है ह्यूमन राइट्स का हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में। अब देख लो ह्यूमन राइट्स को, इसका हेडक्वार्टर तो हमने देख लिया कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। पूरा एड्रेस अगर जाना है तुम्हें वहाँ तो ये लिख लो एड्रेस भी। इन कॉन्ट्रास्ट टू सरदार पटेल भवन, द कमीशन इज हाउस्ड इन अ सेपरेट फैसिलिटी एंड नो अदर गवर्नमेंट ऑफिस यूजिंग द सेम प्लेस। वो एक सेपरेट जगह पे है, वहाँ कोई और गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है। टू मेक द कमीशन मोर freely available to the general public, the commission is moving a new facilities in Delhi. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को, और ये इस्टेब्लिश हुआ था। द लेजिस्लेचर डेट इस्टेब्लिश्ड इट इज, वो क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, जिसको रिवाइज किया गया 2006 में। It complies with the Paris Principles, which were established at the first international workshop on National Institute for the Promotion and Protection of Human Rights held in Paris, October 1991, and rectified the General Assembly United Nations Resolution 48/134 on 20 जनवरी 1993। अगला क्वेश्चन क्या है? Against whom did the रामोसी रेबेलियन टेक प्लेस? तो रामोसी रेबेलियन किसके विरुद्ध था? मुगल, राजपूत या ब्रिटिश? तो ये जो था रामोसी रेबेलियंस, ये था तुम्हारा ब्रिटिश के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? ब्रिटिश के विरुद्ध। रामोसी रेबेलियन कब तक चला था? ये विद्रोह 1822 से लेकर 1829 तक। किसके अंडर में? चित्तूर सिंह के। कौन थे? चित्तूर सिंह थे। 1822 में उनके अंडर चला था। एंड प्लंडर द कंट्री नियर सतारा। Later, the second phase of the revolt has a series of revolutionary events organized by the tribal of the region 1825 से 1829। पहला जो हुआ था वो 1822 में हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था चित्तूर सिंह ने, और सेकंड फेज जो इसका हुआ था वो 1825 से लेकर 1829 तक था। 25 से 26 तक किसकी लीडरशिप में था? उजामी नायक ऑफ पूना एंड हिज सपोर्टर बापू त्रिम्बकाजी सावंत। And Ramosi again rebelled against the British. They rebelled on account of acute famine and scarcity in Pune. For 3 years they ravaged the Deccan and till continue कब तक करा था? 1829 तक। To overcome the rebellion, Britishers follow the pacifist policy towards the Ramosis and even recruited some of them into the hill police. पैसों से तोड़ लिया। अप्रैल 2025 में श्रीलंका के किस मंदिर में मोदी जी गए थे? तो वो गए थे जयाश्री महाबोधि मंदिर में पहुंचे थे, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, शिवलिंग है यहाँ पे। प्रधानमंत्री मोदी कब गए थे वहाँ पे? 4 से 6 अप्रैल को। श्रीलंका के राष्ट्रपति का क्या नाम है? अनुर कुमार दिसनायक। अनुर कुमार दिसनायक वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और कब गए थे? 4 से 6 अप्रैल को गए थे। कौन से मंदिर में? जयाश्री महाबोधि मंदिर, जो कि भगवान शिव का है। रणजी ट्रॉफी 2024 में का खिताब विधायक ने जीता। विधायक ने कहाँ से जीता? विदर्भ ने जीता। किताब जो है किसने जीता? और विदर्भ का कैप्टन कौन था? मुंबई ने जीता है 42वां रणजी ट्रॉफी का खिताब। और कौन था इसका कैप्टन? वो था अक्षय वाडकर। विदर्भ का कैप्टन कौन था? अक्षय वाडकर। और मुंबई इंडियंस का कैप्टन कौन था? मुंबई का कैप्टन कौन था? अजिंक्य रहाणे। कौन था? अजिंक्य रहाणे मुंबई के कैप्टन थे 42वीं रणजी ट्रॉफी में, जो कि मुंबई ने जीता है। विदर्भ को 169 रनों से रौंद कर खिताब को अपने नाम किया है। रणजी ट्रॉफी टेस्ट मैच। उत्तरी भारत में मैदान में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? वो होती है पश्चिमी विक्षोभों। किसकी वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभों की वजह से। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा वर्षा होती है। इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। ये विक्षोभ मार्ग के फारस की खाड़ी तथा कैस्पियन सागर से कुछ अध्यांतर ग्रहण कर लेते हैं और उत्तरी भारत में पहुंचकर हल्की वर्षा करते हैं। उत्तरी भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा राबी की फसल, विशेष रूप से गेहूं के लिए अत्यंत लाभकारी है।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड मी। अगला क्वेश्चन देखो, विच आर्टिकल इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। कौन सा आर्टिकल है माइनॉरिटीज़ के लिए? तो वह अनुच्छेद 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेफ गार्ड द कल्चर एंड एजुकेशन राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। इट्स एम क्या है इसका? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। ठीक। लचित बरकूफ कौन थे? कौन थे? उनका जिसका जन्म जो है अमित शाह, जिनके नाम पर अमित शाह ने पुलिस विभाग की स्थापना की है। तो ये कहाँ पे करी है? ये करी है असम में, पुलिस एकेडमी की स्थापना इनके नाम पर। लचित बरफुकन जो थे, इतिहास में कई बार उन्होंने मुगलों को लड़ाई करी थी और उन्हें नॉर्थ ईस्ट का शिवाजी भी कहा जाता था। शिवाजी महाराज भी उनको कहा जाता था। कहाँ का? नॉर्थ ईस्ट का। और उन्होंने मुगलों से जो है गुवाहाटी को छुड़वाया था। किसको छुड़वाया था? गुवाहाटी को छुड़वाया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक में भारत जीडीपी के विकास दर कितना निर्धारित किया गया है 2023-24 में? वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दक्षिण एशिया की कुल अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। भारत की विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7.5% रही, मिड टर्म में 6.6% रही। तो 23-24 में कितनी रही? 7.5%। और मिड टर्म में कितनी रही? 6.6%। फिलीपींस में के साथ $200 मिलियन की रक्षा समझौता किस मिसाइल प्रणाली की खरीदी के लिए किया गया है? किसके लिए किया गया है फिलीपींस में? ये किया गया है मिसाइल आकाश के लिए। कौन सी मिसाइल के लिए? आकाश मिसाइल प्रणाली के लिए खर्चा किया गया है। अब आकाश मिसाइल प्रणाली देख लो क्या है। ये एक बहुमुखी मध्य रेंज की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है, जो विमानों, क्रूज मिसाइल और हवा के सतह पर मार करने वाली मिसाइल सहित विभिन्न खतरों को लक्षित कर सकती है। 25 किलोमीटर की रेंज है और 60 किलोग्राम तक का विस्फोटक इसमें हम कैरी करके ले जा सकते हैं। IMF द्वारा जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक विकास का अनुमान कितना प्रतिशत रखा गया? तो ये रखा गया है 6.7%, जो कि वैश्विक दर से 2.7% अधिक है। विंडोज़ डिलीट होने के बाद फाइल कहाँ जाती है? तो विंडोज़ से डिलीट होने के बाद फाइल जाती है तुम्हारे रिसाइकिल बिन में। कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन में। और यहाँ कितने दिन तक रहती है? 30 दिनों तक। 30 दिन के बाद वो परमानेंट डिलीट हो जाती है। और अगर फाइल को रिकवर करना चाहते हो तो रिसाइकिल बिन में जाके लेफ़्ट क्लिक करके रिकवर करके तुम फाइल वापस उसको अपने विंडोज़ में ला सकते हो। एरासोल प्रोपेलेंट इज़ यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग पर्पस क्या है? एरासोल जो है आर ओनली डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग, दैट इज दे आर pressured dosage form containing one or more active ingredient which upon accumulated emit a fine dispersion of product concerned in a gaseous medium। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नए कार्य व्यवस्था में वेतन भोगियों को, अरे जो अभी बजट आया है उसमें कितना जो है छूट दी गई है? तो वो है नए टैक्स में 2025-26 में 12 लाख तक की आय वालों को शून्य टैक्स देने की बात कही गई है। हमारा तो अभी तक शून्य नहीं है भैया, 12 लाख क्या 1 लाख की भी कमाई नहीं है। तुम चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या चाहते हो। मेरे को भी तुम लोग लगता है कॉल सेंटर में भिजवा के रहोगे। भाई सब्सक्राइब कर लो, मेरे को कॉल सेंटर से बचा लो। रंपा मंदिर, जिसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में है? तो ये कहाँ पे पड़ता है? दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में। जो किससे अलग होकर बना है ये तुम लोग बताओगे, कब बना है ये भी बताओगे। ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये वारंगल से 66 किलोमीटर दूर है। मुलुंगो से 15 किलोमीटर और हैदराबाद से 209 किलोमीटर दूर है रंपा टेम्पल। आंधी मलाई कहानी की लेखिका कौन है? वो है महादेवी वर्मा। राजस्थान में आर्टिफिशियल झील कौन सी है? तो आना सागर झील, जिसे आड़ा सागर झील भी कहते हैं। ये भारत के राजस्थान के अजमेर संभाग में स्थित कृषितम झील है। इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा आड़ाजी चौहान ने 12वीं शताब्दी के मध्य में करवाया था।
आणाजी द्वारा निर्मित कराने जाने के कारण ही इस झील का नाम आड़ा सागर या आना सागर प्रचलित माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा यूनानी भारत आया था? तो उनके समय कौन आया था? वो आया था मेगस्थनीज। यूनानी मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त के दरबार में आकर तत्कालीन भारत की स्थिति का विवरण अपनी पुस्तक इंडिका में उसने किया था। अनेक यूनानी लेखकों ने भारत के तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दिशाओं का वर्णन किया है। अब उसने जो है मौर्य समाज को छूना शुरू कर दिया है। तो जो भी वीडियो देख रहा है उसका अपकमिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो एक बार मेरे कहने पे मौर्य समाज पे अच्छे से एक बार लुक ओवरव्यू करके चले जाना, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में भी उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बीच का क्या संबंध है। तो मतलब अब वो मौर्य समाज में घुस रहा है, तो उसके बारे में ये अब ये पूछ रहा है। कुछ दिन में शिलालेख पूछेगा, कलिंग युद्ध उसने पूछ ही लिया है। तो ये तुम्हारे लिए हिंट है और स्मार्ट बच्चों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मौर्य से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। मेगस्थनीज ने 4 सालों तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवा दी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को सेंड्रोकॉट्स और एंड्रोकॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? सेंड्रोकॉट्स और एंड्रोकॉट्स। ये दोनों नाम भी इम्पॉर्टेंट है, अगर वो पूछ सकता है आगे, अगर उसका दिमाग फिरा तो। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब आया था? तो ये कब आया था? ये 2013 में भारत के संसद द्वारा पारित किया गया था। इसे 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी और 16 जनवरी 2014 से ये लागू हुआ। भारत का पहला लोकपाल विधेयक कब आया था? 1968 में आया था, संसद में पेश किया गया था। इसका प्रारूप जो है 2010 में तैयार किया गया, 2013 में अधिनियमित किया गया। इसका उद्देश्य था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को लागू करना। और न्यायमूर्ति मतलब जस्टिस पिनाकी चंद्र बोस जो है पहले लोकपाल थे। कौन थे? जस्टिस पिनाकी चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो धोलावीरा कहाँ पे पड़ता है? ये गुजरात के कच्छ जिले के जेठालाल के गांव भचाऊ तालुका में मासर और मनसर नदी के संगम पर स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन और विशाल नगर था। इसकी खोज किसने करी थी? जगतपति जोशी जी ने 67 से 68 में। लेकिन इसका विस्तृत उत्खनन किसने किया था? 1990 से 91 में रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने। अब कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। धोलावीरा के तुम्हारे ढोलारे कहाँ पे पड़ता है? ये भचाऊ में। पाए गए यहाँ पे क्या क्या कलाकृतियाँ पाई गई हैं? यहाँ पाया गया है टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मोहरे, मछलीकृत हुक, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश एवं कुछ महत्वपूर्ण बर्तन। तांबे के सिलमेंटर भट्टी अवशेषों के संकेत भी मिलता है। और धोलावीरा में रहने वाले हड़प्पावासी धातु विज्ञान जानते थे, इससे हमें पता चलता है। ऐसा माना जाता है कि धोलावीरा के व्यापारी वर्तमान में कहाँ? राजस्थान, ओमान तथा संयुक्त अरब अमीराती मतलब UAE में रहते हैं इस समय प्रेजेंट में, और निर्मित उत्पादनों का नियत करते थे। ठीक, स्प्रिंग जो होती है वो ऐसे स्प्रिंग जो होती है, इसमें से कौन सी तरंग निकलती है? तो इसमें से निकलती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? अनुदेधन्य तरंग, जो भी है वॉट एवर हिंदी में ये है भाई, हिंदी वालों देख लो इसका नाम। इंग्लिश में इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम किसी एक लंबी स्प्रिंग को धागे द्वारा 2 ऊर्ध्वाधर से छड़ों से बांधकर क्षितिज अवस्था में लटका दें तो स्प्रिंग के एक सिरे का कुछ भाग को हाथ से दबाकर शीघ्रता से छोड़ दें तो हम पाते हैं कि स्प्रिंग के प्रत्येक चक्कर उसकी लंबाई के समांतर कंपन करने लगता है तथा स्प्रिंग में उसकी लंबाई की दिशा में तरंगें संचरित होने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने लंदन में विलियम कर्जन की हत्या करी थी? तो कौन थे वो थे मदन लाल ढींगरा जी। कौन थे? मदन लाल ढींगरा जी, जिन्होंने जो है विलियम कर्जन की हत्या करी थी। ये हो जाती है क्लास तुम्हारी यहाँ पे ख़त्म। प्लीज़ अपने चैनल को, तुम्हारा ही चैनल है, तुम्हारे ही लिए है, बस थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, वो भी पता नहीं कब मिलेगा, अभी तो सब फ्री है। सब्सक्राइब कर दो भाई, मेरे को भी बचा लो कॉरपोरेट में तो क्या ही जाएंगे, कॉल सेंटर से बचा लो, ये रेट रेस से बच के निकल जाएंगे तुम्हारे भाई कि कुछ तो फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।
देखते इतने हो, सब्सक्राइब अगर कर देते तो भाई 1000 पूरे हो जाएंगे, कुछ तो उम्मीद बचेगी, कुछ तो घर वालों को दिखा सकते हैं भाई कि हम कुछ कर रहे हैं। नहीं तो फिर वही ताने मारते हैं कि तुमने नौकरी क्यों नहीं करी, ग्रुप डी वगैरह सब क्लियर हुआ था। अरे भाई नौकरी नहीं करनी थी, इतने सालों से मैंने पढ़ा 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 पढ़ा, अब मुझे उसी में मज़ा आने लगा। अब ये बात कौन बताए, देखो सर्कल बन गया घर वालों को। तो तुम, ये टारगेट है तुम्हारा, इसको लाइक करना, वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तुम्हारे लिए ही चैनल है, तुम्हारे लिए ही वीडियोस आ रही हैं। और इसमें तुम्हारा जो है ये पूछा जा रहा है, एक फुल फॉर्म वाली क्लास मैंने करा रखी है कंप्यूटर की, तुमने उसे देखा तो है नहीं। तुम लोग समझते हो मेरे को चूतिया, तुम देखते हो नंबर कि भाई सब्सक्राइबर कितने हैं, उस हिसाब से तुम्हारी भी गलती नहीं है। जब मैं भी प्रिपरेशन करता था तो ऐसे ही देखता था, लेकिन मैंने फुल फॉर्म की एक क्लास कराई है कंप्यूटर की, वहाँ से फुल फॉर्म आ रही हैं, क्योंकि मैंने सब इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स उठाई हैं। जैसे उसने अभी पूछा है सीडी की फुल फॉर्म, कि सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, ये एक क्वेश्चन आया है। तो तुम लोग ये हमारी कंप्यूटर वाली क्लास को देख सकते हो जाके, वीडियोज़ में मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे। अगली क्लास में मिलते हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।